नमस्कार साथियों, मैं विकास ज़ैनित एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज सब लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। और लगातार वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तो लगातार वीडियो देखते रहें और झकास से नोट्स बनाएं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास से, एकदम लाजवाब नोट्स बनने चाहिए। लोग देखें, तारीफ करें कि भाई नोट्स किसने बनवाए हैं और किसने बनाए हैं। 2-2 3-3 पेनों का यूज करें और एकदम मस्त झकास नोट्स बनाएं, एकदम बढ़िया। तो कल जैसे मैंने आपको एक बढ़िया सा चैप्टर पढ़ाया था, पाल वंश और आपके सैन वंश, आपको बढ़िया लगा होगा, एकदम फर्स्ट क्लास। और एकदम एक एक पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, कोई समस्या नहीं आई होगी। और जो भी चीज़ समझना है तो मैंने कहा था आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दें कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो पाल वंश और सैन वंश पढ़कर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। और सैन वंश के बाद में जो हम चैप्टर शुरू करेंगे तो वो चैप्टर है आगे का गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश हम आज स्टार्ट करेंगे और गुर्जर प्रतिहार वंश से भी आपका एक प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो टाइम न गवाते हुए हम शुरू करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। हेडिंग डालेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। बढ़िया, एकदम बढ़िया झकास नोट्स बनने चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास से। जैसा मैं बनवा रहा हूं वैसे ही नोट्स बने। ठीक है, इनका गुर्जर प्रतिहार वंश का जो क्षेत्र था वह है राजस्थान व गुजरात का क्षेत्र था। राजस्थान व गुजरात का क्षेत्र था। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र था। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र था जहां गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ। गुर्जर जाति का नेक्स्ट देखते हैं कि गुर्जर जाति का जो उल्लेख है वह हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बच्चों? ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। अगर मैं कहूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो उदय था वह किस क्षेत्र में हुआ, तो दक्षिण पश्चिम राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ। तथा गुर्जर जाति शब्द का जो प्रयोग था वह ऐहोल अभिलेख में हमें प्राप्त होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वह हरीश चंद्र था। कौन था बच्चों? हरीश चंद्र था। ठीक है, तो यहाँ एक प्रश्न आपको बहुत अच्छा मिला कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था वह हरीश चंद्र था। कौन था? हरीश चंद्र था। लेकिन इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे, इस वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो वह नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे, जिनका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी तक रहा। कहां तक रहा बच्चों? 730 से 756 ईस्वी तक रहा। ठीक है, नागभट्ट प्रथम कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे। कौन से संस्थापक थे? तो वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, कैसे संस्थापक थे? वास्तविक संस्थापक थे। लेकिन संस्थापक कौन थे? तो हरीश चंद्र थे। कौन थे? हरीश चंद्र थे। ठीक है, नागभट्ट के द्वारा अरबों के आक्रमण को टाला, अरबों को हराया। नागभट्ट ने अरबों को हराया। किसने हराया? नागभट्ट ने अरबों को हराया। ठीक है, और नागभट्ट का एक अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति किसका अभिलेख है? तो नागभट्ट का अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति, जिसमें कहा गया है नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक के नाम से इसे पुकारा गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो क्षेत्र था वह दक्षिण पश्चिम राजस्थान व गुजरात के क्षेत्र थे। दूसरा, गुर्जर जाति का जो अभिलेख है वह ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके संस्थापक हरिश्चंद्र थे तथा इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में नागभट्ट को जाना जाता है, जिसका शासनकाल
730 से लेकर 756 ईस्वी तक था। आगे चलते अगले शासक थे इसके। देखिए मैं आपको क्रम से राजा तो करा रहा हूं, लेकिन जो आपके इंपोर्टेंट राजा हैं, देखिए एक राज्य में, एक राजवंश में कई राजाओं का शासनकाल रहा। हम हाई स्कूल तो पढ़ नहीं रहे हैं और ना ही हम इंटर पढ़ रहे हैं। जब हम हाई स्कूल इंटर की परीक्षा नहीं देने जा रहे हैं, एक हम बड़े स्तर के यानी कंपटीशन लेवल की तैयारी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं और उनकी परीक्षा देंगे, तो सिंपल सी बात है कि परीक्षा के जो कथन हैं वो भी इम्पोर्टेंट होने चाहिए। जब वह इम्पोर्टेंट होंगे तभी तो हमारी परीक्षा पास होगी। तो मैं आपको सारे एक राज्य नहीं बता रहा हूँ, राजा नहीं बता रहा हूँ, जो केवल एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, केवल वह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे अगर हम सभी राजाओं को पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना है? हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो मैं आपको केवल वही राजाएं पढ़ा रहा हूं जो आपके में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। नागभट्ट के बाद अगले राजा आते हैं वत्स राज। नागभट्ट के बाद में अगले राजा आते हैं वत्स राज, जिनका शासनकाल 775 से 800 ईस्वी तक रहा। 775 से 800 ईस्वी तक रहा। इसके द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष किया गया। क्या किया गया? इसके द्वारा त्रिपक्षीय संघर्ष किया गया, ठीक है। इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? मैंने पाल वंश में बताया था कि इसका युद्ध किसके साथ हुआ था? धर्मपाल के साथ हुआ था। और वत्स राज ने धर्मपाल को क्या किया था? पराजित किया था। धर्मपाल को पराजित किया, ठीक है। धर्मपाल को क्या किया? इसने पराजित किया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले राजा की बात करते हैं। तो अगले राजा वत्स राज के बाद में मिहिर भोज। कौन से थे? मिहिर भोज। तो मिहिर भोज का जो शासनकाल था वो 836 से लेकर 885 तक रहा। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, मिहिर भोज के शासनकाल में यानी त्रिपक्षीय विजयी रहा, यानी कन्नौज पर क्या किया इन्होंने? विजय हासिल करी। त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय हासिल की। क्या प्राप्त की? विजय प्राप्त की। किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में मिहिर भोज ने विजय प्राप्त की तथा कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? अगला पॉइंट देखते हैं, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। देखिए एक अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है कि कन्नौज यानी कि प्रतिहार वंश का वह राजा कौन सा था जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने वाले राजा कौन से थे? वह मिहिर भोज थे। आगे देखते हैं, इनके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान, कौन? सुलेमान भारत की यात्रा करने आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यात्री जितने भी हैं आपको सबको याद करके रखना है। यात्री जितने भी हैं आपको सभी याद करके रखना है और यात्री को भूलना नहीं है। खास तौर पर उनके स्थान को नहीं भूलना है और उनको भी नहीं भूलना है तथा उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को भी याद करना है। तो अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में आए थे? तो सुलेमान जो है मिहिर भोज के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुलेमान जो है मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताता है। इस्लाम का शत्रु बताता है। कौन बताता है? सुलेमान बताता है। किसको बताता है? मिहिर भोज को बताता है कि मिहिर भोज इस्लाम का घोर शत्रु है, ठीक है। मिहिर भोज एक विष्णु भक्त था। मिहिर भोज एक विष्णु भक्त था जिस कारण उसके द्वारा उपाधि आदि वाराह को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? आदि वाराह को धारण किया गया, ठीक है। उपाधि कौन सी धारण की? आदि वाराह की उपाधि धारण की, ठीक है।
लगातार हम देखिए बिल्कुल जैसे एक क्लास के नोट्स आप जैसे प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से मैं आपको एकदम व्हाइट बोर्ड पे सटीक लिख के दे रहा हूँ। बस केवल क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पे नोट्स बनाने हैं और इनको क्वेश्चन की तरह आपको याद करने हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, थ्योरी नहीं आएगी। तो जितना आप अपनी कॉपी पर एक चैप्टर से प्रश्न बना लेते हैं आपको उतना ही बेनिफिट यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आदि वाराह की उपाधि धारण की। अगले राजा की बात करेंगे तो अगले राजा हो जाएंगे महेंद्र पाल। पाल सुनकर पाल वंश ना आ जाना कि पाल वंश में हम आ गए। तो अगले राजा हो जाएंगे महेंद्र पाल हो जाएंगे, जिनका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। 885 से 910 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया गया। किसको? कृष्ण द्वितीय को पराजित किया गया। किसको पराजित किया गया? कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। किसने किया? राष्ट्रकूट महेंद्र पाल के द्वारा। किस वंश से संबंधित है? प्रतिहार वंश से। ये चीजें बड़े याद रखना कि किसने किसको पराजित किया। ठीक है, और किन राजाओं के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, कौन जीता कौन हारा, ये हमारे लिए एक इंपोर्टेंसी होती है एशियंट में। क्योंकि एशियंट में क्या होता है, ज्यादातर आपके जो है सन नहीं पूछी जाती, किस राजा ने कैसे काम किया, क्यों काम किया, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कहाँ युद्ध लड़ा, किससे लड़े, पराजित किससे हुए किससे नहीं हुए, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महेंद्र पाल ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। अगला पॉइंट देखते हैं। इनके राज्यसभा में यानी कि इनके दरबार में एक कवि निवास करते थे जिनका नाम था राजशेखर। और राजशेखर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको आप जानते हैं, ग्रंथ है कर्पूर मंजरी। आपको कई एग्जामों में देखने के लिए मिली होगी कि कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे। तो कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर थे। और राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो राजशेखर महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इनकी कुछ कृतियां हैं जो हम देखते हैं इंपोर्टेंट हो सकती हैं। एक तो आपकी सबसे पहले जो इंपोर्टेंट है आईएमपी कर्पूर मंजरी है। कौन सी है? कर्पूर मंजरी है। दूसरा देखेंगे तो हर विलास है। कौन सी है? हर विलास है। तीसरी देखते हैं तो बाल रामायण देख लेते हैं। चौथी देखेंगे तो काव्य मीमांसा हो जाएगी। अगली पुस्तक देखेंगे तो भुवन कोश हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भुवन कोश हो जाएगी। ठीक है, सॉरी कोशा कर दिया मैंने, कोश हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भुवन कोश हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं कि महेंद्र पाल के दरबार में एक कवि थे राजशेखर। इनके द्वारा लिखित कृतियां कर्पूर मंजरी, हर विलास, बाल नारायण, काव्य मीमांसा तथा भुवन कोश, और भी कई सारी पुस्तकें जैसे बाल भारत है। ठीक है, और कई सारी पुस्तकें हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से नोट्स बनाएं। इसको रफ कर लेते हैं, आगे चलते हैं। संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले राजा की बात करेंगे, बिल्कुल अंत की ओर चल रहे हैं। देखिए क्या है, चैप्टर आप लोगों को छोटे लग रहे होंगे, ये छोटे नहीं हैं। ये इतना ही अपने आप में कम से कम अगर आप एक भी चैप्टर के क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन बैठेंगे। सोचिए आपने कि अगर एक दिन में, मैं मानता हूं कि मैंने आपको 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए और 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद में अगर आपने एक चैप्टर से भी 20 क्वेश्चन बनाए और 5 दिन के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर 10 दिन में लगा सकते हैं, फिर 100 दिन में लगा सकते हैं। अगर आपने एक दिन में भी 20 क्वेश्चन बनाते हैं, कितने 20 क्वेश्चन पर टॉपिक से बनाते हैं और 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक दिन में 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे?
एक दिन में अगर 80 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे आपके 800 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सोचिए 800 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो 100 दिन में कितने हो जाएंगे 8000 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके लिए पॉजिटिव साबित होगा। ठीक है, अगले राइटर देखते हैं, अगले शासक देखते हैं महिपाल। अगले देखेंगे तो महिपाल प्रथम हो जाएंगे, जिनका शासनकाल 912 से 944 ईस्वी तक रहा। 912 से 944 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इनके में एक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि इनके शासनकाल में बगदाद के यात्री अल-मसूदी कौन? अल-मसूदी भारत की यात्रा करने आए। अल-मसूदी भारत की यात्रा करने आए। ठीक है, इसमें केवल एक ही पॉइंट आपका इंपोर्टेंट रहेगा, तथा इस वंश का जो अंतिम शासक रहेगा वह आपका त्रिलोचन पाल रहेगा। त्रिलोचन पाल थे। अंतिम जो राजा थे इस वंश के कौन थे? तो त्रिलोचन पाल थे। ठीक है, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चैप्टर आपका गुर्जर प्रतिहार वंश आपका यही समाप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका चैप्टर शुरू होगा वह आपके कन्नौज के गढ़वाल वंश से संबंधित है। कौन सा चैप्टर है? इसको उतार लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। अगला चैप्टर, नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश में। मुझे लगता है आपके सब समझ आ गया होगा। और जो मैंने आपको 2 यात्री कराए थे इसमें अल-मसूदी और आपके सुलेमान, ये आपको याद कर लेने कि किसके शासन काल में आए थे और ये कहाँ से थे। एक अरब यात्री था और एक आपका बगदादी यात्री था। ठीक है, अगला है कन्नौज का, अगला वंश है कन्नौज का गहड़वाल वंश। ठीक है, यह मूल निवासी जो थे, ये लोग जो है मूल निवासी जो थे वह विंध्याचल पर्वतीय वन प्रांत के थे। पर्वतीय वन प्रांत के लोग थे। ठीक है, इस वंश के जो संस्थापक थे वह चंद्रदेव थे। इस वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? चंद्रदेव थे, जिनका शासनकाल 1080 से 1085 तक रहा। 1080 से 1085 ईस्वी तक रहा। ठीक है, ये कौन थे चंद्रदेव? तो यह इस वंश के संस्थापक थे। इस वंश के संस्थापक थे। कौन थे? इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है, जिन्होंने अपनी पहली राजधानी कन्नौज को बनाया तथा दूसरी राजधानी बनारस को बनाया। पहली राजधानी कन्नौज को बनाया तथा दूसरी राजधानी बनारस को बनाया। इनके द्वारा 2 उपाधियां धारण की गईं। पहली उपाधि महाराजा धीराज की थी। तथा दूसरी उपाधि परमेश्वर की थी। ठीक है, तो एक प्रश्न यहाँ से इंपोर्टेंट मिला कि गढ़वाल वंश के वह राजा कौन सा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले शासक जो थे वो कौन थे? चंद्रदेव थे। यहाँ तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। अगले राजा आ जाएंगे गोविंद चंद। अगले शासक की बात करेंगे, यहां से ले लेते हैं इस तरीके से। देखिए, एक ग्राफ का बड़ा महत्व रहता है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, अगले शासक हैं
गोविंद चंद। कौन है? गोविंद चंद, जिनका शासनकाल 1014 से 1155 तक रहा, यानी 1114 से 1155 तक रहा, या 1114 से लेकर 1155 ईस्वी तक रहा। ठीक है, संख्याओं का बड़ा मेलजोल रहता है। ठीक है, इनकी उपाधि देखेंगे तो भाई साहब बहुत बड़ी है। इस व्यक्ति की केवल राजा की उपाधि इंपोर्टेंट है, विधि विविध विद्या विचार, विविध विद्या विचार वाचस्पति, ये इनकी पूरी एक उपाधि है। लेने में थोड़ा बोला कठिन है, लेकिन शब्दों को जब जोड़ के बोलेंगे तो एक साथ इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। विविध विद्या विचार वाचस्पति, ये क्या है? इनकी उपाधि है, गोविंद चंद की इनकी उपाधि है। आगे चलते हैं, और जिस राजा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वह उस राजा के बारे में सभी व्यक्ति बताते हैं और उनसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले राजा हैं इसके जयचंद। छोटा सा राजवंश है, ज्यादा नहीं। देखिए क्या है, फिर कह रहा हूं कि हम पेपर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम एमए और बीए या इंटर या हाई स्कूल के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं जो हमको कॉपियां लिखनी है। हमको एक सिंगल सा एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका ठीक होगा, हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि ये आपको मिले, जितना भी मैं आपको लेके आता हूं तो आपको वो एग्जाम में मिले। ठीक है, यह इस वंश के अंतिम शासक थे। इस वंश के कौन थे? ये अंतिम शासक थे। इस वंश के क्या थे? ये अंतिम शासक थे। इनके दरबार में श्री हर्ष नामक कवि रहते थे। कौन रहते थे? श्री हर्ष नामक कवि रहते थे, जिनके द्वारा नैषधीय चरित्र की रचना की गई। नैषधीय चरित्र की रचना की गई। नैषधीय चरित्र की रचना की गई। किसकी रचना की गई? तो नैषधीय चरित्र की रचना की गई। किसके द्वारा? श्री हर्ष के द्वारा की गई। और ये किसके दरबार में रहते थे? तो यह जयचंद के दरबार में रहते थे। ठीक है, इनकी एक पुत्री थी, एक पुत्री संयोगिता, जिसका नाम क्या था? संयोगिता। और उसके स्वयंवर में से, यानी कि जब इनका स्वयंवर हो रहा था तो उसमें से पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता को वहां से भगाकर ले आते हैं अपने राज्य में। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि संयोगिता के स्वयंवर से किस राजा ने उसे अपहरण किया था या भगाकर लेके आए थे? तो वह कौन थे? तो वह पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके ही शासन काल में 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे हम चंदावर का युद्ध कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? चंदावर के युद्ध के नाम से हम इसे जानते हैं। और यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य हुआ। गौरी और जयचंद के मध्य हुआ। इसमें जयचंद की क्या हुई? पराजय हुई। जयचंद की पराजय हुई और गौरी की क्या हुई? विजय हुई। गौरी की क्या हुई? विजय हुई। और गौरी का यह क्या था? अंतिम अभियान था। और 1194 के बाद जयचंद को पराजित किया और मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्यों, यानी जो भारत में उसने राज्य जीते थे, उन क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त कर वह वापस गजनी चला गया। कहाँ चला गया? वह वापस गजनी चला गया। ठीक है, तो ये थे आपके 2 राजवंश। इसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आपका चंदावर का युद्ध है। यह कब हुआ? 1194 में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के मध्य हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा और आपका जयचंद क्या रहे? पराजय रहे। क्या रहे?
पराजित रहे। ठीक है, जयचंद के पराजय होने के कारण क्या था कि इनकी आंख में क्या लग गया था, तीर लग गया था। आंख में तीर लगने के कारण क्या हो गए थे ये, और तीर लगने के कारण यह युद्ध करने में असमर्थ हो गए और गौरी को एक अच्छा मौका मिल गया इसे पराजित करने के लिए। तो ये रहा आपका गढ़वाल वंश। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया गुर्जर प्रतिहार वंश। आपके यहाँ पे 4 प्रश्न, 2 प्रश्न इससे मिल सकते हैं, 2 प्रश्न उससे बन सकते हैं और 2 में से कोई एक प्रश्न आपके पास आ सकता है। ठीक है, देखिए अगर हम सोचे कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो कंपटीशन में इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। जो याद हो जाए, जो एग्जाम में फंस जाए, जो याद हो जाए, जो एग्जाम में फंस जाए, वही आपका क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जिस डॉक्टर की दवा आपको लग जाए, वही डॉक्टर क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिए मैंने आपको 2 वंश पढ़ा दिए, गढ़वाल वंश पढ़ाया, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ाया। आपको इन 2 वंशों में से आपको अच्छे प्रश्न मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे तभी जब आपको याद होंगे और आपके नोट्स बने होंगे। तो नोट्स बनाते रहे, बार बार कह रहा हूं, नोट्स बनाते रहे। एक विद्यार्थी के जीवन में नोट्स का बहुत महत्व है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जानते हैं सब्सक्राइब करें। नमस्कार।